अगर तुम भी पायरेट किंग बनना चाहते हो तो मैं किसकी मदद करूं? यह सुनकर ईशान खिलखिलाकर हंसा और बोला, ठीक है, आप इसे समझने के लिए अपना समय ले सकते हैं। बोलने के बाद वह मुड़ा और सैजो यिची और उसके पीछे खड़े अराजक पहरेदारों की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्या तुमने यह सब सुना? तो क्या तुम सचमुच हमारे दुश्मन बनना चाहते हो? सैजो यिची के चेहरे पर उतार चढ़ाव आए, लेकिन वह ईशान के चेहरे को गौर से देखता रहा। आखिरकार उसने ईशान का हुलिया अखबारों में पहले देखी तस्वीरों से मिलाया और पुष्टि की कि यह सचमुच ईशान ही था, नवराजा सम्राट जो साक्षात आया था। एक पल के लिए सैजो यिची का सिर घूम गया। वानो देश के नंबर 1 समुराई होने के नाते सैजो यिची न केवल शोगुन के अंगरक्षक थे, बल्कि उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक भी थे। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से वानो देश की वर्तमान स्थिति को समझते थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि बचाव के लिए आने वाले लोग ड्रैगन हंटर पायरेट्स और व्हाइटबर्ड पायरेट्स के साधारण अधिकारी हैं, इसलिए सैजो यिची ने बचाव दल को अपने शोगुन से मिलाने की योजना बनाई। लेकिन किसने सोचा होगा कि दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि इतनी महत्वपूर्ण होगी। यह डू दिजू बिग टू जैसा एक चीनी ताश का खेल जैसा है, जहां कोई खिलाड़ी स्थिति परखने के लिए कम कार्ड खेलता है और विरोधी तुरंत किंग बम सबसे बड़ा संभावित हाथ फेंक देता है। कल्पना कीजिए कि सैजो यिची उस पल में कितना उदास हो गया होगा। जब सैजो यिची इस बात पर झिझक रहा था कि सम्राट ईशान को शोगुन से मिलने के लिए आमंत्रित करने की अपनी मूल योजना को आगे बढ़ाए या नहीं, तब वानो देश के और भी सैनिक, जिन्होंने स्वर्गीय कारागार में हो रहे हंगामे को देखा था, सहायता के लिए पहुंच रहे थे। इन नए आए सैनिकों और समुराई को पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। अपने नेताओं के जोरदार नारों और आदेशों के तहत, जिनमें से कुछ घोड़ों पर सवार थे, कवच पहने हुए थे और उनके पीछे झंडे लहरा रहे थे, वे खतरनाक अंदाज में इस तरफ बढ़े, जिससे घोड़ों की हिनहिनाहट और लोगों के चिल्लाने का अफरातफरी का माहौल बन गया। सैजो यिची ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सेना आती रही। ऐसे में गलतफहमियां होना लाजमी था। आरव और राघव चौहान ने भी अपनी पुरानी मुस्कुराहटें भुला दीं और अपने सामने बढ़ती दुश्मनों की संख्या को गंभीरता से देखने लगे। आरव ने अपनी शैतानी फल शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके शरीर पर आग की लपटें उठने लगीं, वे कुछ ही सेकंड में बुझ गईं। तभी उसे याद आया कि उसके शरीर में मौजूद समुद्री स्पंज कीड़े अभी तक नहीं निकाले गए हैं। यही इन समुद्री स्पंज कृमियों की विशेषता है, वे शैतान फल उपयोगकर्ताओं की सामान्य गतिविधियों को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन जब उपयोगकर्ता उनकी क्षमताओं को सक्रिय करने का प्रयास करता है, तो वे अचानक सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उनकी शक्तियों का उपयोग जारी रखना असंभव हो जाता है। बेशक ये हथियार इस्तेमाल करने वाले की अपनी शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित नहीं करते। इसलिए यह एहसास होते ही आरव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने शारीरिक युद्ध कौशल से लड़ने की तैयारी करने लगा। राघव चौहान ने भी वैसा ही किया, उसका हाथ पहले से ही तलवार की मूठ पर था। पहले वे मकड़ी के जालों में फंसे हुए थे और बच नहीं सकते थे, लेकिन अब जब ईशान ने उन्हें बचा लिया था, तो रुकने का कोई कारण नहीं था। हालांकि वे अपनी शैतानी फल क्षमताओं का अस्थायी रूप से उपयोग नहीं कर सकते थे, फिर भी ईशान का पीछा करके बाहर निकलने में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि इस समय ईशान की ठंडी खर्राटों के साथ एक जंगली और शक्तिशाली हाकी तुरंत फट पड़ा। ईशान ने अपने विजेता के हकी का इस्तेमाल बहुत कम किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसमें कोई सुधार नहीं हुआ था। क्योटो की रक्षा करने वाले वानो देश के सैनिक और समुराई सामान्य समुद्री लुटेरों से अलग थे, वे काफी ताकतवर और विशिष्ट बल थे। हालांकि जैसे ही ईशान के विजेता के हकी ने उन पर वार किया,
वे एक एक करके गिर पड़े, मुंह से झाग निकल रहा था और बेहोश हो रहे थे। यहाँ तक कि उच्च पदस्थ नेता, जो कवच पहने हुए थे और घोड़ों पर सवार थे, ईशान के हकी के प्रभाव में अपने घोड़ों से गिर पड़े और फिर उन घोड़ों के नीचे कुचल दिए गए जो बेहोश हो गए थे। गेहूं काटने की तरह स्वर्गीय कारागार के चारों ओर एकत्रित वानों देश के सैनिक और समुराई बड़ी संख्या में गिर पड़े। इन लोगों और ईशान के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। उनके मौजूदा कॉन्करर की हकी शॉकवेव का सामना तो आम तलवारबाज भी नहीं कर सकते थे। अंत में दृश्य एकदम शांत हो गया, मानो घोड़ों और लोगों का पहले जैसा शोर कभी हुआ ही न हो। दृश्य में अब भी खड़ा एकमात्र दुश्मन सैजो यिची था। सबके पीछे खड़ी बीना इस दृश्य को देखकर इतनी हैरान हुई कि उसने अपना मुंह ढक लिया। उसने पहली बार देखा था कि कॉन्करर की हकी क्या होती है। राघव चौहान और बाकी लोग ईशान के अपने कॉन्करर हाकी पर इस समय के नियंत्रण को देखकर दंग रह गए। उसने सिर्फ सामने वाले पंखेनुमा हिस्से को ही सटीक निशाना बनाया था, पीछे खड़े लोगों को उसकी हाकी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। चलो चलें। ईशान ने अपने सामने बैठे सैजो यिची की ओर देखा, हाथ हिलाया और सबको जाने के लिए कहा। सैजो यिची ने धीरे से अपनी तलवार म्यान में डाली और एक तरफ हट गया। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ अपने भरोसे वह ईशान को नहीं रोक सकता। उपस्थित सभी सैनिकों और समुराई को नीचे गिराने से ईशान का इरादा जाहिर हो गया था। यह उसके गुस्से को बाहर निकालने का एक तरीका था, जो वानो देश के शोगुन के प्रति उसके असंतोष को दर्शाता था। यह देखते हुए वह शोगुन से मिलने के निमंत्रण को कैसे स्वीकार कर सकता था। ईशान के पीछे पीछे पूरा समूह आगे बढ़ रहा था। जब राघव चौहान सैजो यिची के पास से गुजरा तो उसने मुंह खोला, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन अंत में शायद बेहतर सोचकर उसने अपनी बात बदल दी और कहा, यार मैं जा रहा हूं। अगर किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। सैजो यिची ने कुछ नहीं कहा, केवल उदास होकर सिर हिलाया और राघव चौहान को जाते हुए देखा। वे आते समय दीवार फांद कर आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से जाते समय वे ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि जैसे ही ईशान और अन्य लोग बेहोश समुराई के शरीरों के ऊपर से गुजरे और स्वर्गीय कारागार के द्वार से बाहर निकलने वाले थे, अचानक एक बदलाव हुआ। दूर स्थित तेंशुकाकु शोगुन का महल की दिशा में अचानक आग भड़क उठी। चांदनी रात में अचानक आग की रोशनी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, एक धमाके की आवाज सुनाई दी। जहां ईशान और बाकी लोग खड़े थे, वहां से उन्हें तेंशुकाकु की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की से आग की लपटें और काला धुआं उठता दिखाई दे रहा था। उसी समय जब सबने ऊपर देखा तो उनकी परिधीय दृष्टि ने विस्फोट स्थल से एक तेज और फुर्तीली काली परछाई को उछलते हुए देखा। वह तेज परछाई हवा में उड़ती हुई रात के अंधेरे में जा रही थी। इस अचानक विस्फोट से ईशान और अन्य लोग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन उनके पीछे सैजो यिची का चेहरा पीला पड़ गया। अच्छा नहीं, लॉर्ड शोगुन खतरे में हैं। वह घबराहट में चिल्लाया, फिर अपने पैरों से बल लगाया, छत पर छलांग लगाई और धनुष से छूटे तीर की तरह तेंशुकाकु की ओर दौड़ा। स्वर्गीय कारागार के प्रवेश द्वार पर ईशान और उसके साथी एक दूसरे को असमंजस में देख रहे थे। वानो देश के शोगुन की हत्या कर दी गई थी। मानो उनके विचारों की पुष्टि करते हुए तेंशुकाकु से खतरे की घंटियां बज उठीं। दूर से घबराई हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था कि तेंशुकाकु के पहरेदार पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गए थे। ईशान, राघव चौहान अचानक बोला, जल्दी करो और उसके पीछे आओ। उस परछाई के पीछे जाओ। हम हत्यारे का पीछा करो। ईशान ने उलझन में पूछा। हम तो जाने ही वाले हैं, इसमें क्यों उलझना।
नहीं, राघव चौहान ने सिर हिलाया। मुझे शक है कि कोई वानों देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। आंतरिक कलह ने पहले ही एक डेमियो की जान ले ली है। हम और घटनाएं नहीं होने दे सकते। आखिरकार यह मेरी मातृभूमि है। ठीक है, मैं समझ गया। ईशान ने भी राघव चौहान की भावनाओं को समझा। उसने तुरंत अपने फ्लेम विंग्स खोले और आसमान में उड़ते हुए बाकियों से कहा, मैं पहले हत्यारे के पीछे जाऊंगा, तुम सब बाद में मिल लेना। राघव चौहान ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। ऐसा कहते हुए ईशान मुड़ा और तेजी से उस दिशा में उड़ गया जिस ओर काली परछाई चली गई थी। उड़ते हुए ईशान इस हत्यारे की पहचान के बारे में सोच रहा था। उसका पहला ख्याल यही था कि हत्यारा शायद कोजुकी परिवार का कोई जीवित अनुचर होगा जो अपने गिरे हुए स्वामी कोजुकी ओडेन का बदला लेने के लिए शोगुन की हत्या करने आया है। लेकिन राघव चौहान के शुरुआती शब्दों ने ईशान को एहसास दिलाया कि चीजें इतनी आसान नहीं हो सकती। राघव चौहान और बाकी लोग इस बार वानों देश में कोजुकी परिवार की मदद करने आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कोजुकी परिवार की मौजूदा स्थिति का अंदाजा था। अगर राघव चौहान को लगता था कि बदला लेने वाला कोजुकी परिवार का अनुचर नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ईशान आसमान से हत्यारे का पीछा कर रहा था, जबकि जमीन पर राघव चौहान और अन्य लोग पूरी गति से ईशान के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि ठीक इसी समय रात से घिरे होलकेक द्वीप पर एक अजीब आकार का जहाज आ रहा था। मगरमच्छ, ऋतु, एनेल और रीजू सब किनारे पर इंतजार कर रहे थे। जहाज पर झंडा देखकर मगरमच्छ असमंजस में पड़कर बोला, गेक्को मोरिया, ये तो उस कमीने का जहाज है। जब मुझे पहले संपर्क मिला था तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सचमुच आएगा। वह यहाँ किस लिए है? रीजू ने भी उलझन में हाथ जोड़कर पूछा। मगरमच्छ ने मजाकिया मुस्कान दिखाते हुए कहा, कौन जाने। लेकिन एक बार जब वह जमीन पर उतरेगा तो हमें पता चल ही जाएगा, है ना? जब वे यह बात कर रहे थे, मोरिया का भयावह और डरावना 3 मस्तूल वाला भूतिया जहाज पहले ही वहां पहुंच चुका था। किनारे पर एक विशाल तख्ता बिछा हुआ था। मोरिया का लंबा चौड़ा शरीर उस पर चढ़कर जहाज से उतरा। उसके पीछे उसका अधीनस्थ अबशालोम था, जो शेर के सिर वाला क्लियर फ्रूट का इस्तेमाल करता था। हे। मोरिया ने जहाज से उतरते हुए अपनी खास डरावनी हंसी निकाली। किनारे पर एक चट्टान पर लबादा ओढ़े बैठे मगरमच्छ को संबोधित करते हुए उसने कहा, रेत के थैले मगरमच्छ, हम फिर मिल रहे हैं। तो इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, है ना? मगरमच्छ ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और कहा, गेक्को मोरिया, तुम सचमुच चांदनी में आए थे। लेकिन मैं हैरान हूं, क्या तुम्हें मरना नहीं चाहिए था, कमीने? रीजू और ऋतु ने भी मोरिया की तरफ देखा। सबको अब भी याद था कि न्यू एड युद्ध के बाद विश्व सरकार ने अखबारों में मोरिया को हताहतों की सूची में शामिल किया था। दरअसल उस युद्ध में हताहतों की सूची में वह अकेला शिचिबुकाई सदस्य था। रिपोर्ट प्रकाशित होते ही विश्व सरकार ने स्वाभाविक रूप से मोरिया की शिचिबुकाई उपाधि रद्द कर दी। लेकिन अब मोरिया सबके सामने सही सलामत आ गया। खैर, बिल्कुल सही सलामत नहीं। उस आदमी के बड़े मोटे पेट पर मोटी पट्टियां बंधी थीं। मगरमच्छ की यह बात सुनकर मोरिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपने पेट पर लगे घाव को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। दो फ्लामिंगो की एक दर्दनाक याद, जैसे किसी व्यक्ति की परछाई खो गई हो, भले ही उसका शरीर सूर्य की रोशनी में आधा पिघल गया हो, लेकिन जब तक परछाई बरकरार रहती है, वह तुरंत ठीक हो सकता है। इसी तरह
छाया छाया फल का प्रयोग करने वाले मोरिया को मारना इतना आसान नहीं था। डोफ्लामिंगो ने उस समय मोरिया के शरीर को भेद दिया था, लेकिन उससे पहले मोरिया ने खतरे का अनुमान लगाकर अपनी परछाई का एक हिस्सा पहले ही स्थानांतरित कर दिया था, उसे पास की चट्टानों की परछाई में छिपा दिया था। डोफ्लामिंगो के जाने के बाद परछाई का यह हिस्सा वापस आ गया, जिससे मोरिया की शारीरिक स्थिति तुरंत बहाल हो गई, उसे फिर से ऊर्जा मिली और वह मौत के कगार से वापस आ गया। हालांकि चूंकि डोफ्लामिंगो ने जिस धागे से उसके शरीर को छेदा था वह हकी से भरा हुआ था, इसलिए मोरिया का भौतिक शरीर अभी भी घायल था। डोफ्लामिंगो जल्दी में यह पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर पाया कि मोरिया सचमुच मर गया है या नहीं, जिससे मोरिया अपनी जान बचाकर भाग निकला। अन्यथा अगर उसकी परछाई के लौटने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती तो छाया छाया फल की क्षमताएं तुरंत समाप्त हो जाती और वह सचमुच मर जाता। पिछले कुछ महीनों से वह अपनी चोटों से उबरने के लिए छिप रहा था, इसलिए उसके पेट पर अभी भी पट्टियां बंधी हुई थीं। इस अनुभव को याद करके मोरिया गुस्से से भर गया, दांत पीसते हुए बोला, मैं नहीं मरूंगा, इसलिए किसी और को मरना ही होगा। हालांकि मोरिया को यह नहीं पता था कि विश्व सरकार डोफ्लामिंगो से उसे क्यों मरवाना चाहती थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस इतना पता था कि अपराधी कौन है। इसलिए उसने कहा, तुम्हारा कप्तान ब्लैक ड्रैगन ईशान कहाँ है? मैं सहयोग मांगने आया हूं। नए सम्राट होने के नाते वह मेरे द्वारा लाई गई जानकारी में जरूर रुचि लेंगे। सहयोग? मगरमच्छ ने अतिशयोक्ति से हंसते हुए कहा, मोरिया, मुझे हमेशा लगता था कि तुम फ्लोरियन ट्रायंगल में छुपकर उन ज़ॉम्बीज़ के साथ अकेले खेलती रहोगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी दूसरों के साथ सहयोग करना चाहोगी। हम्मा, इसमें क्या गड़बड़ है? मोरिया ने उसे घूरते हुए कहा, आजकल समुद्र पहले जैसे नहीं रहे। तुम मगरमच्छ ड्रैगन हंटर पायरेट्स में शामिल हो गए हो। जयदेव अब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के जहाज पर सवार हो गए हैं। पूर्व शिचिबुकाई सदस्यों में केवल ड्रैक्यूल मिहॉक और समुद्री डाकू महारानी भावना हैनकॉक ही अपनी उपाधियां बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन विश्व सरकार और नौसेना अब उन पर नियंत्रण नहीं रख सकती। नवनियुक्त बंटी द क्लाउन बस एक ऐसा आदमी है जो पैसा कमाना और खजाना ढूंढना चाहता है। विश्व सरकार के पास केवल एकलव्य वेविल और अब शांतिवादी बार्थोलोम्यू कुनाल ही हैं। कह सकते हैं कि पूरी शिचिबुकाई व्यवस्था अब नाम मात्र की रह गई है। ऐसे में मुझे अपनी सुरक्षा का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो आप ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं के सहयोगी बनना चाहते हैं? मगरमच्छ ने पूछा। यह सही है। मोरिया फिर हंसा, हे 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 हे। मगरमच्छ, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मैंने पहली बार नई दुनिया में प्रवेश किया था तो मुझे किसने हराया था, है ना? यह कार्तिक था। मगरमच्छ ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मोरिया ने दांत पीसते हुए कहा, वह कमीना, वह राक्षस, उसने मेरे सभी साथियों को मार डाला था। मुझे यह नफरत जिंदगी भर याद रही। इसलिए बाद में मैंने विश्व सरकार का शिचिबुकाई बनने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और शिचिबुकाई के विशेषाधिकारों का उपयोग करके फ्लोरियन त्रिभुज के धुंधले समुद्र में शक्ति संचय किया। इस बिंदु पर मगरमच्छ ने अधीरता से उस चट्टान पर थपथपाया जिस पर वह बैठा था और अपने हुक वाले हाथ से बोला, मोरिया, मुझे तुम्हारे पिछले अनुभवों के बारे में सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीधे मुद्दे पर आओ। तुम्हारा व्यक्तित्व पहले की तरह ही परेशान करने वाला है। मोरिया ने दुखी होकर कहा। वैसे ही, मगरमच्छ ने जवाब दिया। हालांकि मोरिया ने अपनी नाराजगी दबाते हुए कहा, मैंने बीस्ट्स पायरेट्स से लड़ाई की है और बच निकला हूं, इसलिए उन्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता।
मेरे पास कार्तिक की 3 विपत्तियों और कार्तिक को मारने का तरीका है। अगर ड्रैगन हंटर पायरेट्स मेरा साथ दें तो मैं यह जानकारी तुम्हें दे दूंगा। मगरमच्छ ने मोरिया को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो और बोला, तुम्हें लगता है कि 3 आपदाओं की जानकारी सहयोग के लिए मोलभाव का जरिया बन सकती है? क्या तुम पागल हो गए हो? हे। मोरिया हंसी और बोली, लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि जानवरों के कार्तिक के अधीन 3 बड़ी आपदाएं हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सिर्फ जैक द ड्रॉट को ही देखा है ना? बाकी 2 के बारे में आपने उनके उपनाम सुने होंगे, लेकिन कितने लोग वास्तव में उनकी पहचान और क्षमताओं को जानते हैं? मगरमच्छ और रीजू ने एक दूसरे को देखा। मोरिया द्वारा याद दिलाए जाने पर उन्हें एहसास हुआ कि वे बाकी 2 विपत्तियों के बारे में बहुत कम जानते थे। तो फिर हमें बताओ, मगरमच्छ बोला। कप्तान और उपकप्तान अभी यहाँ नहीं हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कम से कम तुम्हें अपनी ईमानदारी तो दिखानी चाहिए। ठीक है, 3 विपत्तियों की स्थिति को प्रमुख जानकारी नहीं माना जा सकता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। मोरिया ने बिना पीछे देखे हाथ हिलाया और कहा, अबशालोम, यहाँ आ। अबशालोम, अबशालोम। उसने कई बार पुकारा, लेकिन अबशालोम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पलटकर मोरिया ने देखा कि अबशालोम रीजू और ऋतु को कामुक नजरों से देख रहा था। रीजू ने अबशालोम की वासना भरी निगाहों को बहुत पहले ही देख लिया था। यह देखकर कि वह अब भी ऐसा ही था, वह तुरंत नाराज हो गई। रीजू अचानक अपनी जगह से गायब हो गई और अबशालोम के पास आकर उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। अबशालोम के दांत उसके मुंह से बाहर निकल गए और उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से दूर जा गिरा, बार बार उछलते हुए पत्थर की तरह समुद्र की सतह से टकराया और अंततः दूर पानी में जा गिरा। सब देखते रहे कि इस किरदार को, जिसने आने के बाद से एक शब्द भी नहीं कहा था, इतनी जल्दी बाहर निकाल दिया गया। एक पल के लिए तो वे अवाक रह गए। सिर्फ रीजू ने ताली बजाई, इत्मीनान से वापस चली गई और मुस्कुराती हुई ऋतु के साथ हाई फाइव किया। आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं? मगरमच्छ ने मोरिया से पूछा। रुको, जरा रुको, पहले उस बेवकूफ को वापस तो ले आता हूं। मोरिया ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, यह सोचकर कि ड्रैगन हंटर पायरेट्स से कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। इतनी खूबसूरत औरत ने एक ही लात से उसके माथत को ढेर कर दिया था। मोरिया के जहाज पर मौजूद लाशें अगर पानी को छू लेतीं तो वे बेकार हो जातीं, इसलिए अबशालोम को बचाने के लिए समुद्र में कूदने वाला एकमात्र व्यक्ति हॉगबैक था, जो अभी तक जहाज से नहीं उतरा था। अबशालोम को आखिरकार बचा लिया गया, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। रीजू की लात से उसके नुकीले दांतों से भरा मुंह चकनाचूर हो गया था और वह जमीन पर बेसुध पड़ा था, जबकि मोरिया उसकी ओर इशारा कर रहा था। देखो, मोरिया ने अबशालोम की ओर इशारा करते हुए कहा, अबशालोम में ये बदलाव किए गए हैं, उसका मुंह और जबड़ा शेर का है और उसके शरीर पर हाथी की खाल है। उसमें जानवरों जैसी ताकत भरी है। मैंने हॉगबैक से उसे 3 विपत्तियों में से राजा द कॉन्फ्लिक्शन का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए उसमें बदलाव करवाए थे। तुम्हारा मतलब है आग का राजा शेर है? ऋतु ने अजीब नजर से मोरिया से पूछा। हाँ, एक भयंकर और शक्तिशाली विशालकाय शेर, मोरिया ने डरते हुए कहा। जाहिर है यह उसकी रूपांतरित अवस्था है। मुझे नहीं पता कि यह उसके जागृत जुआन शैतान फल की शक्ति है या उसका शैतान फल किसी प्राचीन जुआन प्रकार का है, लेकिन राजा द कॉन्फ्लेग्रेशन के शेर रूप का आकार सामान्य जुआन उपयोगकर्ताओं से कहीं ज्यादा है। रूपांतरित होने के बाद वह जैक द ड्रॉट के विशालकाय जानवर से भी ऊंचा हो जाता है।
यह निश्चित रूप से एक जानवर राजा की शक्ति है। तुमने ऐसे बेवकूफ को बदल दिया। रीजू ने जमीन पर बेहोश पड़े अबशालोम की ओर अविश्वास से इशारा किया और मोरिया से पूछा, एक जानवर राजा से निपटने के लिए क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम क्या कर रहे हो? मोरिया थोड़ा शर्मिंदा हुआ। अबशालोम न सिर्फ एक बिगड़ैल इंसान था, बल्कि ताकत के मामले में भी मोरिया की उम्मीदों से कहीं कमतर था। हालांकि चूंकि वह हमेशा से वफादार रहा था, इसलिए मोरिया ने उसे अपने अफसर के तौर पर अपने पास रखा। इसलिए वह खुद को बचाने के अलावा कुछ नहीं कर सका और बोला, जाहिर है मैंने यह योजना नहीं बनाई थी कि वह अकेले किंग द कॉन्फ्लेग्रेशन का सामना करे। दरअसल बीस्ट्स पायरेट्स के असंख्य जुआन उपयोगकर्ताओं का मुकाबला करने के लिए मैंने कई ज़ॉम्बी जानवर भी बनाए हैं। समय आने पर वे सब एक साथ हमला कर सकते हैं। हाँ, मोरिया ने अपनी छाया शक्तियों से जितने भी ज़ॉम्बी बनाए थे, उनमें से कई अजीबोगरीब ज़ॉम्बी जानवर थे। आपको पता होना चाहिए कि कार्तिक के हाथों हार के बाद से, जब वह अपने जख्मों को चाटने के लिए फ्लोरियन ट्रायंगल में छिपा था, मोरिया हमेशा जानवरों के समुद्री डाकुओं को अपना काल्पनिक दुश्मन मानता था। उसने न केवल राजा द कॉन्फ्लेगेशन का मुकाबला करने के लिए सिंह पुरुष अबशालोम को रूपांतरित किया, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन कार्तिक से निपटने के लिए उसने विशेष रूप से राक्षस ओर्स की लाश को ढूंढ निकाला और उसे पुनर्जीवित करने के लिए उसमें छाया शक्तियां भर दीं। क्योंकि ओर्स का आकार और शरीर कार्तिक जैसा ही विशाल था और उसके सींग भी उतने ही बड़े और घुमावदार थे। ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ओर्स का शरीर कार्तिक जैसा अमर लग रहा था। मूल रूप से अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो शायद जब वह पर्याप्त शक्ति जमा कर लेगा, तो मोरिया जानवरों के कार्तिक को फिर से चुनौती देगा। उस समय कार्तिक के विरुद्ध ओर्स उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता होगा। लेकिन दुर्भाग्य से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के आने के कारण मोरिया के सारे प्रयास बर्बाद हो गए। हर बार जब वह इस बारे में सोचता, तो मोरिया का दिल दर्द से कांप उठता। ठीक है, चलो अभी के लिए आग के राजा को छोड़ देते हैं। दूसरे वाले प्लेग की रानी का क्या? मगरमच्छ ने पूछा। हाँ, मैं आगे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मोरिया ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वाकई प्लेग की रानी एक महिला है, लेकिन कई लोग गलतफहमी में पड़ सकते हैं। हालांकि उपनाम से वह दूसरे नंबर पर लगती है, लेकिन असल में वह 3 विपत्तियों में असली नेता है। ओह! मगरमच्छ ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? जानवरों के समुद्री डाकुओं का रणनीतिकार होने के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है। मोरिया ने अपना सिर उठाया और आकाश में पूर्णिमा की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्थात पूर्णिमा की रात को रानी प्लेग से कभी मत लड़ो, क्योंकि वह जू की एक योद्धा है, एक शक्तिशाली और रहस्यमय नौपूंछ वाली लोमड़ी। जिस प्रकार गेको मोरिया एक बकबक करने वाले में परिवर्तित हो गया था, तथा वानो देश के क्योटो में मगरमच्छ और अन्य लोगों से जानवरों, समुद्री डाकुओं के बारे में बड़बड़ा रहा था, उसी प्रकार ईशान भी रहस्यमय हत्यारे का पीछा करते हुए क्योटो के बाहरी इलाके तक जा रहा था। ईशान हवा में उड़ गया। हालांकि उसे पक्षी की नजर से नजर आ रहा था, रहस्यमय हत्यारे ने पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए थे। चमकदार चांदनी में भी काले कपड़ों के कारण रात में हत्यारा अदृश्य हो गया था। ट्रैक से भटकने से बचने के लिए ईशान ने अपने एन क्षेत्र का विस्तार किया और प्रतिद्वंद्वी को बारीकी से भांप लिया। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने ऊपर से किसी के पीछा करने पर ध्यान दिया था। इससे पहले वह क्योटो की सड़कों और गलियों में इधर-उधर दौड़ रहा था, मानो इमारतों के अंधे स्थानों का इस्तेमाल करके हवाई पीछा करने वाले को चकमा देने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जब भी वह विभिन्न छायादार कोनों में छिपता, ईशान सीधे उसकी ओर तलवार की ऊर्जा का वार करता,
जिससे हत्यारा फिर से बाहर निकल जाता। कई बार की मुठभेड़ के बाद हत्यारे को एहसास हुआ कि पीछा करने वाले के पास शायद शक्तिशाली ऑब्जर्वेशन हकी है और वह बच नहीं सकता। इसलिए वह क्योटो की इमारतों की छतों पर कूद गया, एक सीधा रास्ता चुना और तेजी से ईशान को झटकने के इरादे से आगे बढ़ता रहा। दुर्भाग्य से हत्यारे ने ईशान की उड़ान की गति को कम करके आका। क्योटो के बाहरी इलाके तक पीछा किए जाने के बाद भी वह ईशान से पीछा नहीं छुड़ा सका। कम आबादी वाले बाहरी इलाके में पहुंचकर ईशान को लगा कि अब समय आ गया है। उसने तेजी पकड़ी, ऊपर से नीचे की ओर गोता लगाया और हत्यारे के सिर के पिछले हिस्से पर एक उड़ती हुई लात मारी। दरअसल ईशान इस बात को लेकर काफी उत्सुक था कि क्योटो के तेंशुकाकू में उत्पात मचाने की हिम्मत करने वाला यह हत्यारा कौन था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि हत्यारे का इरादा शोगुन की हत्या करना था या नहीं, लेकिन तेंशुकाकू में हुआ विस्फोट वास्तविक था। ईशान को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि शोगुन जिंदा है या मरा, वह तो बस यह जानना चाहता था कि हत्यारा कौन है। इसलिए उसने उसे जिंदा पकड़ने की योजना बनाई। नीचे लात मारते हुए उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह संपर्क करने ही वाला था, हत्यारे ने अचानक एक तेज मोड़ लिया, दाईं ओर लुढ़क गया और चकमा दे गया। हमला चूकने के कारण ईशान स्वाभाविक रूप से जमीन पर गिर गया, लेकिन सौभाग्य से जमीन पर गिरने के बाद हत्यारा भागा नहीं बल्कि पलटकर ईशान को देखने लगा। यो एक निंजा। ईशान ने नकाबपोश निंजा पोशाक देखी और आकृति की जांच करने के बाद हंसने से खुद को रोक नहीं सका, और वह भी एक महिला निंजा। यद्यपि ईशान ने देखा कि हत्यारे के कूल्हे असामान्य रूप से चौड़े और मोटे थे, लेकिन कुल मिलाकर उसका शरीर पतला था। ऐसा शरीर केवल एक महिला का ही हो सकता है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पहचाने जाने पर महिला निंजा को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने सीधे ईशान से पूछा। उसकी आवाज, कहने का मतलब है, बहुत मधुर थी और न जाने क्यों ईशान के कानों में झुनझुनी सी होने लगी, ठीक वैसे ही जैसे रीजू उसके कान में धीरे से फूंक मारते हुए फुसफुसाता था। ऐसी आवाज के साथ क्या वह कोई बड़ी खूबसूरत हो सकती है? ईशान ने सोचा। लेकिन उसके असामान्य रूप से चौड़े और भरे हुए कूल्हों को देखकर वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसे चिंता हुई कि कहीं यह बिल्कुल अलग न हो। तुम कौन हो? ईशान ने ध्यान भटकाने वाले विचारों को झटक दिया, अपनी मुस्कान हटा ली और गंभीरता से पूछा, क्या तुम शोगुन की हत्या करने के लिए तेंशुकाकू में घुसे थे या कुछ और? तुम किस गुट से हो? ओह हो। महिला निंजा ने अपना एक हाथ कमर पर रखा, कमर को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए, और हंसते हुए बोली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ब्लैक ड्रैगन ईशान हो, 4 सम्राटों में से एक है ना? वानो देश के शोगुन ने तुम्हारे उपकप्तान और तुम्हारे दोस्त आरव को कैद कर लिया है। मुझे मत बताना कि तुम नाराज नहीं हो। तो अगर मैं उसकी हत्या भी कर दूं तो क्या मैं तुम्हारा गुस्सा निकालने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी? ईशान का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और उसने सख्त लहजे में कहा, मैं ईशान अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचा हूं जहां मुझे अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत पड़े। और लगता है तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। इसका मतलब है कि तुम शायद कोजुकी परिवार के बचे हुए समुराई में से नहीं हो। तुम असल में कौन हो? अपने चेहरे से नकाब उतारो। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? महिला निंजा ने हंसते हुए कहा। तो मैं खुद ही उतार दूंगा, ईशान ने ठंडे स्वर में कहा। यह कहते हुए वह आगे बढ़ा और महिला निंजा की ओर दौड़ा। चूंकि दूसरा पक्ष कोजुकी परिवार के जीवित बचे समुराई में से नहीं था और उसकी पहचान अच्छी तरह जानता था, इसलिए संभावना ज्यादा थी कि वह बाहरी दुनिया से हो।
फिलहाल वानो देश के द्वीप पर ईशान को सिर्फ 20 पायरेट्स ही बाहरी लग रहे थे। इस औरत को अवश्य पकड़ना चाहिए। ईशान तुरंत ही महिला निंजा के पास पहुंचा और उसके चेहरे पर लगे मुखौटे को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि महिला निंजा फुर्तीली थी, उसने जल्दी से चकमा दिया और पीछे की ओर पलटकर भागने की कोशिश की। ईशान का निशाना चूक गया और उसने तुरंत महिला निंजा की अगली चाल का अंदाजा लगा लिया। उसने हाथ हिलाया और रात के आसमान में बिजली चमकी और उस जगह पर गिरी जहां महिला निंजा उतरने वाली थी। बिजली सीधे महिला निंजा पर गिरी, जिसने अभी अभी खुद को स्थिर किया था, जिससे एक सिजलिंग ध्वनि हुई। इस बिजली के प्रहार के लिए ईशान ने शक्ति को नियंत्रित किया था। वह उसे बस अचेत करना चाहता था, मारना नहीं। लेकिन अजीब बात यह है कि बिजली गायब होने के बाद भी महिला निंजा वहीं खड़ी रही, बिना किसी नुकसान के। हो यह स्थिति देखकर ईशान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि बात यह नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी बिजली की ऊर्जा को झेल पा रही थी, बल्कि यह थी कि बिजली का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। क्या हो रहा है? क्या वह बिजली से प्रतिरक्षित शैतान फल उपयोगकर्ता हो सकती है? हालांकि उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे, ईशान की हरकतें रुकी नहीं। जैसे ही वह फिर से महिला निंजा की ओर बढ़ा, उसके हाथ पहले से ही भयंकर काली लपटों से जल रहे थे। दूरी कम करने के बाद उसके दाहिने हाथ में एक ज्वलंत पूंछ थी जो महिला निंजा की ओर पंजों से बढ़ रही थी। राक्षसी लपटों के तेज तापमान ने ईशान के पास आते ही महिला निंजा को भांप लिया। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी कमर से एक छोटा सा ब्लेड निकालकर उसे रोक दिया। ईशान ने अपने दाहिने हाथ से छोटी तलवार की धार पकड़ ली। जैसे टोफू को काट दिया जाता है, वैसे ही उसकी उंगलियों के बीच की लपटों ने उस महिला निंजा की धार को तुरंत 5 टुकड़ों में काट दिया और हर टुकड़ा पिघलकर लोहे में बदल गया। महिला निंजा ने तुरंत पिघलती हुई छोटी तलवार छोड़ दी और तेजी से पीछे हट गई। एक हथियार की बलि देने से उसे कुछ समय मिल गया, जिससे वह ईशान के हमले से बच सकी। हालांकि राक्षसी लपटों के इतने करीब से गुजरते हुए भी उसे अपने शरीर से जले हुए बालों की गंध आ रही थी। धिक्कार है मेरे फर। पीछे हटने के बाद महिला निंजा की आवाज में झुंझलाहट थी। उसने जल्दी से अपने चेहरे से नकाब उतार फेंका, जो तेज गर्मी से झुलस गया था और खींचने पर टुकड़ों में बदल गया था। इस पर ध्यान न देते हुए उसने अपना चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ईशान दंग रह गया, क्योंकि जब मुखौटा फाड़ा गया तो उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ी महिला निंजा मानव नहीं थी जैसा उसने सोचा था, बल्कि उसके चेहरे पर फर था, एक मिंक। उसकी नाक कुछ नुकीली और लंबी थी, जिसके सिरे पर नथुने थे। उसकी पलकें लंबी थीं और उसकी आंखें बड़ी और सुंदर थीं, लेकिन उसकी पुतलियां इंसानों से काफी अलग थीं, अंडाकार। हालांकि उसने नकाब पहना हुआ था, फिर भी तेज गर्मी ने उसके चेहरे के बालों को नुकसान पहुंचाया था। महिला निंजा ने एक पल के लिए अपना चेहरा छुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा थोड़ा मुड़ा हुआ था। उसकी नाक से जलने की गंध उसे बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए उसने अपनी पहचान अब और न छिपाने का फैसला किया। उसने हाथ बढ़ाकर अपना सिर का स्कार्फ उतार दिया, जिससे उसके 2 सीधे कान दिखाई दिए। उसी समय उसके कूल्हों के पीछे से पफ की आवाज आई और उसकी रोएदार पूंछ बाहर निकल आई। जैसे जैसे पूंछ बढ़ी, उसके कूल्हों का पहले जैसा मोटापन स्वाभाविक रूप से गायब हो गया। पता चला कि वह पहले अपनी पूंछ छिपा रही थी। सीधे कान, रोएदार पूंछ, नुकीली नाक और अनोखे चेहरे की विशेषताएं, ईशान ने तुरंत पहचान लिया कि वह एक लोमड़ी थी। सटीक रूप से कहें तो एक लोमड़ी मिंक। मिंक सिर्फ एक ही जगह से आते हैं, जू डोरोनी का गृहनगर।
क्या यह हो सकता है कि वह गलतफहमी में था और यह लोमड़ी मिंक जो एक महिला निंजा के रूप में प्रच्छन्न थी, वास्तव में कोजुकी परिवार की एक जीवित अनुचर थी जो बदला लेने के लिए शोगुन की हत्या करने क्योटो आई थी। आखिरकार ईशान की धारणा में जू और कोजुकी परिवार के बीच एक असाधारण रिश्ता था। हालांकि ईशान अभी यह सोच ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, ईशान, उसे जल्दी से पकड़ो, उसे भागने मत देना। ईशान ने मुड़कर देखा कि आरव ही बोल रहा था। उनकी गति धीमी नहीं थी, हालांकि उनकी डेविल फ्रूट क्षमता में कुछ समस्याएं थीं, फिर भी उनका शारीरिक कौशल अभी भी बरकरार था और वे करीब से उनका पीछा कर रहे थे और अब उनके पास पहुंच गए थे। क्या मतलब? क्या वो दुश्मन है? ईशान ने पूछा। हाँ, आरव ने सिर हिलाया। वह जानवरों और समुद्री डाकुओं की प्लेग रानी है। क्या? ईशान इस खबर से चौंक गया। उसने जल्दी से अपने सामने खड़ी महिला निंजा की तरफ देखा और पाया कि वह गुस्से से उसे घूर रही है। उसने जल्दी से आरव से पूछा, अरे, क्या तुम्हें यकीन है? वह प्लेग की रानी है, 3 आपदाओं में से एक। क्या वह मिंक नहीं है? हाँ, वो मिंक है। आरव ने सिर हिलाया। लेकिन वो जू की योद्धा नहीं है, वो जू की गद्दार है। वाह, ये तो बहुत कुछ है। ईशान थोड़ा घबरा गया, पर उसे पता था कि अभी सवाल पूछने का समय नहीं है। उसने तुरंत अपनी सेनबोनजाकुरा और ब्लैक विंग डेविल तलवारें निकाल लीं। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। उसी समय एक क्रोधित दहाड़ के साथ उसके सामने बैठी प्लेग की रानी ने कपड़े बदलने शुरू कर दिए। उसके कपड़े फटने लगे, लेकिन कपड़े फटने के बाद जो सामने आया वह कोई आकर्षक शरीर नहीं था, बल्कि उसका फर था जो लगातार बढ़ता जा रहा था। इतना ही नहीं, उसका पूरा शरीर लगातार फैल रहा था। कुछ ही देर में एक विशालकाय लोमड़ी सबके सामने प्रकट हुई। इस परिवर्तन ने ईशान को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसके सामने खड़ी विशालकाय लोमड़ी 10 मीटर से भी अधिक लंबी थी, जो उसकी कल्पना से कहीं अधिक लंबी थी कि लोमड़ी कैसी होनी चाहिए। हालांकि यह सबसे अजीब हिस्सा नहीं था। रानी का रूपांतरण अभी खत्म नहीं हुआ था। ईशान और अभी अभी आए बाकी लोगों की नजरों में विशालकाय लोमड़ी के धीरे धीरे 2 और सिर उगाए, पहले वाले जैसे ही 2 लोमड़ी के सिर। इस तरह अपने असली सिर के साथ विशाल लोमड़ी 3 लोमड़ी के सिर वाला एक जानवर बन गई, एक राक्षस। ईशान हक्का बक्का रह गया, उस 3 सिर वाले लोमड़ी को घूरता रहा। अचानक एक प्रेरणा ने कुछ यादें ताज़ा कर दीं और वह खुद को रोक न सका और बोल पड़ा, सरबेरस, द हेलहाउंड। अगर मोरिया यहाँ होता तो वह शायद क्वीन की ओर इशारा करते हुए उछलता और चिल्लाता, यह वही है, यह वही है। मोरिया द्वारा बनाए गए ज़ॉम्बीज़ में एक सेरबेरस ज़ॉम्बी भी था। दिलचस्प बात यह है कि सेरबेरस की युद्ध शक्ति नगण्य थी और उनमें से एक का सिर तो लोमड़ी का था। बेशक मोरिया ऐसा ज़ॉम्बी यूं ही नहीं बना सकता था। दरअसल बीस्ट्स पायरेट्स से हारने और क्वीन द प्लेग के डेविल फ्रूट रूप को देखने के बाद उसने अपनी ज़ॉम्बी सेना बनाते समय अवचेतन रूप से ऐसा सेरबेरस ज़ॉम्बी बनाया था। बिल्कुल, राघव चौहान ने किनारे से गंभीरता से कहा। वह एक लोमड़ी मिंक है जिसने सेरबेरस फल खाया था, और मिंक अपने फर को बहुत महत्व देते हैं। कैप्टन, लगता है आपने अभी अभी उसका फर जला दिया है। मैं ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन यह सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। मनीष ने आसमान में चमकते चांद की ओर देखा और कहा, सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि आज पूर्णिमा है। सरबेरस फल, यह तो राघव चौहान का कहने का तरीका है।